एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को जैसे कि पता है कि हम अंग्रेज़ी ग्रामर के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं और उनमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशन उनकी सीरीज़ चलाई थी जिसका हमने अध्ययन किया। और अभी हम एक्टिव और पैसिव टॉपिक जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट टाइप के सेंटेंसेस, इम्पोर्टेंट टाइप के एग्जाम्पल पे चर्चा की। वे एग्जाम्पल जो न केवल किसी बोर्ड एग्ज़ाम के बल्कि जो कम्पिटिटिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये कक्षाएं देखते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारी कक्षाएं अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर आप उन लोगों तक कर सकते हो जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, यानी कि वे विद्यार्थी या वे लोग जिन्हें एक्टिव पैसिव या इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता है, उन तक आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हो। चलिए, आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली कक्षा के अंदर हमने क्या अध्ययन किया। पिछली कक्षा में हमने इम्पेरेटिव टाइप के वाक्य को प्रारंभ किया था। इससे पहले हमने डबल ऑब्जेक्ट देखा था और वे वाक्य देखे थे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, यानी उन्हें कैसे कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। वे वाक्य जो हमेशा आदेश दे या सलाह दे या रिक्वेस्ट करे यानी प्रार्थना करे, इनका सेंस दे, इनका भाव दे, तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बोलूँ कि गो टू योर होम, गो टू होम, कि घर चले जाओ, तो मैं तुम्हें क्या ये सलाह दे रहा हूँ? नहीं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। तो ये एक आदेश है, ये ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, डू स्टडी, पढ़ाई करो, ये एक सलाह हो गई। प्रार्थना, प्रार्थना क्या हो सकती है? आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, यानी कोई भी चीज़ के लिए काइंडली गिव मी ए पेन, काइंडली गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्लीज़ और काइंडली आते हैं वो रिक्वेस्ट हो सकती है। तो देखिए, ये इम्पेरेटिव 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाला, दूसरा होता है प्लीज़ और काइंडली से प्रारंभ होने वाला, तीसरा होता है डू नॉट से प्रारंभ होने वाला और चौथा होता है लेट से प्रारंभ होने वाला। यहाँ पे जो ये एल लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट हुआ है, आप यहाँ पे से कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य की चर्चा पिछली कक्षा में कर ली थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उसकी भी चर्चा हमने कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे प्रकार की, जिसे प्लीज़ या काइंडली कहते हैं। यदि आपको ये प्रकार के वाक्य देखने हैं तो पिछला वीडियो जाके देखिएगा जिस पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप वीडियोज़ देखते रहिए, कक्षाएँ देखते रहिए, अपना कक्षाओं को बड़े ही मनोरंजन तरीके से अपना अध्ययन कीजिए। अब हम चर्चा करेंगे आज हमारे नेक्स्ट टाइप पे, जो हमारा है प्लीज़ और काइंडली। प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, ये जो प्लीज़ और काइंडली से जो शुरू होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस यानी वे वाक्य जो प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ हो तथा वे रिक्वेस्ट का बोध करवाए। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ वाक्य दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ आया है, लेकिन ये इस वाक्य को जब आप देखोगे गिव मी योर पेन, यानी तुम्हारा जो पेन है वह मुझे चाहिए, तो क्या आप किसी को आदेश दोगे कि मुझे तुम्हारा पेन चाहिए? नहीं, आप किसी को आदेश नहीं दे सकते, न आप सलाह दे सकते हो, उससे आप निवेदन कर सकते हो, क्योंकि वह पेन उसका है। वो आपको दे या नहीं दे उस पर निर्भर करता है, तो उस पर निर्भर करता है तो आप उससे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे तुम्हारा पेन चाहिए। तो ये कैसा हो गया? प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाला और एक रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखिएगा, काइंडली लैंड मी 100 रुपीज़, यानी आप बोरो कर रहे हो, उधार ले रहे हो 100 रुपये। तो क्या आप किसी को ऑर्डर दे करके 100 रुपये उधार लोगे या किसी को आप सलाह दे करके 100 रुपये उधार लोगे? आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, कृपया करके मुझे उधार दीजिए। तो इस प्रकार के वाक्य जिनके अंदर रिक्वेस्ट का सेंस हो, जिसके अंदर प्रार्थना का सेंस हो, बोध हो, वो वाक्य हमारे कैसे होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और उन्हें किस प्रकार से किया जाता है? कल हमने देखा था, जब रिक्वेस्ट का बोध हो तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि रिक्वेस्ट प्रकार के वाक्य में क्या लिखा जाता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आपको राइट करना ही होगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, प्लीज़ और काइंडली अगर आपको दिख जाए तो आपको आंखें बंद करके प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है। फिर देखिएगा, फिर आपको प्लीज़ और काइंडली को हटा देना है, प्लीज़ और काइंडली को हटा देना है, शेष बचे वाक्य को वैसा का वैसा लिख देना है। बहुत ही सिंपल है, इससे इजी सेंटेंस नहीं हो सकता। इससे इजी सेंटेंस आपको पूरे एक्टिव और पैसिव के अंदर नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है और प्लीज़ और काइंडली को हटा करके टू लिख करके पूरे वाक्य को लिख देना है। जो आलसी किस्म के बच्चे हैं, जो आलसी किस्म के लोग स्टूडेंट हैं, जिनको वाक्य को करने में, मेहनत करने में थोड़ा परेशानी होती है, थोड़ा बोरिंग सा लगता है, उनके लिए वाक्य है नंबर दिलाने लायक।
इस प्रकार के वाक्य को आप आसानी से कीजिए, एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से स्कोर कर लोगे। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, फिल दिस फॉर्म प्लीज़, कि इस फॉर्म को प्लीज़, या ये प्लीज़ आगे आ जाए चाहे पीछे आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे नहीं कि रट्टा मारना कि सर प्लीज़ आगे आ गया यहाँ पीछे आ गया, नहीं, प्लीज़ वाक्य में कहीं दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है और प्लीज़ कहीं पे भी दिया हो तो आपको वो देखना है। फिल दिस फॉर्म प्लीज़, कि आपको ये फॉर्म फिल करना है, भरना है, तो आपसे रिक्वेस्ट ही करेगा ना। आप कहीं बैंक में गए, मान लो वहाँ पे आपको कोई स्लिप आपने ली, वो आपको फिल करना नहीं आती, तो आप दूसरे को ऑर्डर दोगे कि क्या आइए ये फिल और ये मुझे फिल करके दीजिए, आप रिक्वेस्ट ही तो करोगे। तो फिल दिस फॉर्म प्लीज़, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल दिस फॉर्म, अब प्लीज़ को तो हटाना ही है। इस प्रकार से अगले वाले वाक्य देख लीजिएगा। अगले वाले वाक्य ये देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब, ये एक अगला प्रकार भी है, इस वाक्य पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो ये डू नॉट डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे आप देखिए प्लीज़, प्लीज़ यानी आपसे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है। डू नॉट के साथ प्लीज़ है, इस वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी ये आपका रिक्वेस्ट वाला वाक्य हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये डू नॉट है, जब भी डू नॉट आता है तो डू को हटाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी डू नॉट आता है तो डू को हटाया जाता है। अब नोट का सेंस है तो टू से पहले क्या लगाएंगे, नोट टू, क्या लगाएंगे, नोट टू। तो उम्मीद करता हूँ वाक्य समझ में आया होगा। अगला हमारा प्रकार है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। ऊपर वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा। अब हम थर्ड टाइप देख रहे हैं, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। तो देखिएगा, इन प्रकार के वाक्यों के अंदर ऑर्डर्ड का, एडवाइज्ड का और रिक्वेस्ट का, तीनों का भाव होता है। यदि आप डू नॉट को छोड़ते हो, यानी जो भी वाक्य दिया है उसमें यदि आप डू नॉट को हटाते हो, तो आपको यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू करना है, यू आर एडवाइज नॉट टू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू करना है। यानी डू नॉट वाले वाक्यों में एक परिवर्तन हुआ बेटा, यहाँ पे आपको डू नॉट को हटा के हमेशा क्या लिखना है, नॉट टू। क्या लिखना है, नॉट टू। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि डू नॉट वाले वाक्य में जब भी हम डू नॉट को हटाते हैं तो उसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, नॉट टू। वेरी इजी, आसानी से आपको समझ में आया होगा। वैसा का वैसा प्रकार है जैसा फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा। अब आपको इसी वाक्य को एक अलग तरीके से करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप इसे देखिए, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाइए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब यू आर ऑर्डर, अब वहाँ मत जाओ, ये आपको क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। हाँ, सलाह हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। यू आर ऑर्डर्ड, अब जब डू नॉट को हटाया तो आप क्या लिखोगे, नॉट टू। इतना सा चेंज हुआ उस वाले वाक्य की तुलना में, और फिर वैसा का वैसा लिख दिया। अगला देखिएगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये आपको फिर से सलाह दी जा रही है कि अपना समय वेस्ट मत करो। मैं भी देना चाहूँगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कि इस पैंडेमिक में, इस महामारी के दौरान जब आप घर पे बैठे हैं तो अपना समय वेस्ट मत कीजिए, कक्षाओं का आनंद लीजिए, अच्छे डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, ताकि जब भी आपकी स्कूल रीओपन हो या कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जब उसकी डेट अनाउंस हो तो आपको ये टॉपिक उस समय नहीं पढ़ने पड़े। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये आपको एक सजेशन, एक सलाह दी जा रही है। तो यू आर एडवाइज्ड, अब यहाँ पे डू नॉट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नॉट टू। सिर्फ इतना सा परिवर्तन है, टू वेस्ट योर टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अंत में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डाउट हो तो डाउट पूछिए, नहीं तो वीडियो के बारे में फीडबैक आप दे सकते हैं। काइंडली डू नॉट मेक ए नॉइज़, काइंडली डू नॉट मेक ए नॉइज़, यहाँ पे प्लीज़ की जगह क्या आ गया, काइंडली आ गया। अब देखो, यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, अब ये प्लस नहीं आएगा बेटा, ये मिसप्रिंट हो गया। जब आप डू नॉट को हटाते हैं तो क्या लिखोगे, नॉट टू मेक ए नॉइज़। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में ऑर्डर्ड या एडवाइस के स्थान पे फॉरबिडन का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये जो है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य है, उनमें ऑर्डर या एडवाइस के स्थान पे फॉरबिडन भी किया जा सकता है। यानी आप एक अलग प्रकार से भी इन वाक्यों को कर सकते हो, यानी इन वाक्यों को करने का एक अलग प्रकार भी है। उसमें ऑर्डर और एडवाइस के स्थान पे हम क्या करते हैं, फॉरबिडन करते हैं। क्या करते हैं, फॉरबिडन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, डू नॉट थ्रो स्टोन्स, यू आर फॉरबिडन टू थ्रो स्टोन्स, तो ये वाक्य दिया हुआ है। अब आपको डू नॉट आया, तो एक तो प्रकार अपने ऊपर चर्चा की कि डू नॉट को हटा देते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं, एडवाइस टू में, ऑर्डर टू में और रिक्वेस्टेड टू में परिवर्तित करते हैं। एक होता है आप सीधा ही लिख दो यू आर फॉरबिडन टू, एक आप सीधा ही लिख दो यू आर फॉरबिडन टू। फॉरबिडन का अर्थ क्या होता है, मना करना। फॉरबिडन का अर्थ क्या होता है, मना करना। प्रोहिबिशन बोलो या फॉरबिडन बोलो, इन सब का अर्थ क्या होता है, मना करना, किसी कार्य को नहीं करने के लिए बोलना। तो ये कह रहा है डू नॉट थ्रो स्टोन्स, पत्थर मत फेंको। तो यहाँ पे यू आर फॉरबिडन आ गया, यू आर फॉरबिडन आ गया मतलब तुम्हें मना किया जा रहा है। तब मना कर दिया तो क्या हमें नोट लगाना चाहिए, नहीं। किसी भी वाक्य में क्या हम नहीं का प्रयोग दो बार करेंगे, नहीं मैंने खाना नहीं खाना, तो नहीं मैंने खाना नहीं खाना, नो नो, ये दो बार थोड़ी ना आएगा। तो आपको उस वाक्य के अंदर नकारात्मक यानी नोट का प्रयोग एक ही बार करना है, मुझे खाना नहीं खाना, एक ही बार आया। तो उसी प्रकार इस वाले वाक्य में आपको जब आप फॉरबिडन कर रहे हो, जो अर्थ दे रहा है मना कर रहा है, किसी कार्य को नहीं करने के लिए आपको मना कर रहा है, तो आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यू आर
फॉरबिडन टू थ्रो स्टोन्स, तो डू नॉट को हटा के आप नोट नहीं लगाओगे। अब देखो डू नॉट से शुरू होने वाले ऐसे वाक्य है, यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो इनको निम्न पैटर्न से भी कर सकते हैं। यानी एक और पैटर्न मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हो, ये केस उन्हीं के लिए लगता है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हो। ये वाला प्रकार आप आगे वाले में भी यूज़ कर सकते हो, देखिएगा। जैसे डू नॉट टेक माई पेन, डू नॉट टेक माई पेन, तो उसके लिए ये संरचना आपको ध्यान रखनी है। क्या संरचना, ये देखो तीसरा प्रकार, यानी एक ही वाक्य को करने के 3 प्रकार बता दिए आपको। 2 प्रकार आपने देखे, एडवाइस टू, ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, और एक फॉरबिडन, ये 2 प्रकार आपने देखे। तीसरा प्रकार देखिएगा, आपको ये संरचना ध्यान रखनी है कि लेट से आपको वाक्य का प्रारंभ करना है, उसके बाद आपको आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको नोट लिखना है, फिर आपको बी लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो संरचना है ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ये अगर आपको ध्यान में रहेगी तो आप सेकंडों में 3 या 4 सेकंड के अंदर उस वाक्य को कर लोगे। जैसे ये वाक्य दिया देखिए, तो आपको सबसे पहले पता है कि लेट लिखना है, लेट लिख दिया। फिर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया यानी माई पेन, लेट माई पेन, लेट माई पेन, लेट माई मेन नहीं माई पेन, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया, नोट आएगा तो नोट लिख दिया, बी लिख दिया, टेकन लिख दिया। इस संरचना में कहीं पे भी डू नहीं है तो हम डू नहीं लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये डू नॉट वॉच देखिए, लेट टीवी नॉट बी वॉच्ड, ये संरचना के अनुसार आपने वाक्य को कर दिया। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप लेट से वाक्य प्रारंभ कर रहे हो और आप ये जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की ऑब्जेक्ट को लिखते हो, तो यहाँ ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट लिखा है, तो आप जो पैसिव बनाने जाओ तो ये जो पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव केस यानी कि जो हम टेबल फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे आई माई मी, ध्यान से सुनिएगा इसको, आई माई मी, वी ओवर अस, या दे दियर देम। इस प्रकार से जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं, और भी हम बना सकते हैं, यू की बना सकते हैं, यू योर यू, ही की बना सकते हैं, ही हिज हिम। तो इसमें जो ये बीच वाली स्थिति आती है जिसको हम पॉजिटिव केस बोलते हैं, डियर, माई, ओवर, योर, इट्स, हिज, हर, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में बदलता है। यानी जो कर्ता वाली लाइन होती है वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म वाली लाइन में चेंज होती है, जो कर्म वाली लाइन है वो कर्ता वाली लाइन में चेंज होती है। मध्य जो केस होता है पॉजिटिव, जिसको अधिकार सूचक बोलते हैं, स्वामित्व वाला बोलते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे, माई पेन, अच्छा ये पेन किसका है, मेरा है, माई यानी अधिकार बता रहे हैं इस पेन का, तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। पॉजिटिव केस यानी कि अधिकार बताने वाला। लेट से शुरू होने वाले जो चौथा प्रकार है वो देखिएगा, लेट से शुरू होने वाले सेम देखिएगा, इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को पीछे रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, ब्रैकेट में साफ तौर पे लिखा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, यानी जो दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट है उसे आगे लाते हैं। देखिएगा लेट हिम प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए लेट हिम, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बाद फुटबॉल ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब के बाद आ गया, तो सर ये वर्ब से पहले हिम आया तो सर ये कैसे ऑब्जेक्ट हुआ, आपका डाउट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिम, हिम हमने पढ़ा है कि कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही हिज हिम, ही सब्जेक्टिव केस, हिज पॉजिटिव केस और हिम ऑब्जेक्टिव केस। अंडरस्टूड है ये, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, टेबल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेट हिम प्ले फुटबॉल, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, पहले आपने लेट को लिखा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है फुटबॉल, तो उसे आगे ले आए, फिर बी लगाना है तो बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्लेड लगाया, बाय हिम कर दिया, लेट को आगे रख ही दिया हमने। फिर देखिएगा लेट हर, अब देखिए ये ही हिज हर, ये वापस हर ऑब्जेक्ट आ गया, हर मेक ए टी, सर ये पॉजिटिव केस नहीं हो सकता क्या, हर तो पॉजिटिव केस भी है। तो बेटा इसके साथ देखो कुछ दिया है क्या, अगर होता हर बुक उसकी किताब तो ये पॉजिटिव केस होता, हर टेबल उसकी मेज तो ये पॉजिटिव केस होता, हर हाउस तो उसका घर तो ये पॉजिटिव केस होता है, क्योंकि ये अधिकार बताता है। यहाँ पे सिर्फ हर आया है यानी ये ऑब्जेक्टिव केस ही है। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ टी, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय हर। क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही आसान है और आप आसानी से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। अगला देखिएगा लेट द टीचर टीच इंग्लिश, तो इसमें आपने देखा कि ऑब्जेक्ट एक तो इंग्लिश है और एक टीचर है, तो टीचर को अंग्रेजी पढ़ाने दो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट इंग्लिश दूसरे ऑब्जेक्ट को आगे लाया, बी टॉट बाय दी टीचर। तो मेरे हिसाब से आपको ये चारों प्रकार आसानी से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए एक और प्रकार होता है कि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य सजेशन का भाव प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग करके इन्हें निम्न प्रकार से बदला जा सकता है। यानी आपको कभी भी लगे कि आपको सुझाव दिया जा रहा है, सुझाव देना यानी कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये एक सजेशन है। सजेशन यानी कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें जल संरक्षित करना चाहिए, हमें जल को बचाना चाहिए, वाटर को जो है उसे सेव करना चाहिए, तो ये एक सुझाव है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें हमारी फिटनेस हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, ये एक सुझाव है। तो जो भी सुझाव वाले वाक्य होते हैं उसमें हमें शुड का प्रयोग करके बनाते हैं। कैसे देखिएगा, हेल्प द नीडी एंड पुअर, हेल्प द नीडी एंड पुअर, तो क्या ये एक सुझाव नहीं है, क्या ये आदेश है, क्या ये सलाह है, ये एक सुझाव है। कि हमें सलाह और सुझाव के अंदर आप दोनों चीज़ों का देखिएगा
कि सलाह क्या हो सकती है कि वो आपके अंदर कोई सुधार करे, सुझाव क्या हो सकता है कि वो एक आपके अंदर यानी लोगों के अंदर भी सुधार करे। जैसे हेल्प द नीडी पुअर, यानी ज़रूरतमंद और गरीबों को हमें क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को कैसे बनाते हैं। दूसरा देखिएगा, लव द किड्स, बच्चों से प्यार करना चाहिए। हियर हिम नाउ, उसे अब सुनो तुम। ये प्रकार के कुछ सुझाव वाले वाक्य, उनको हम और कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, द नीडी एंड पुअर। सर द नीडी एंड पुअर कैसे हुआ, द नीडी क्यों नहीं हुआ, नीडी यानी ज़रूरतमंद हुआ, पुअर पुअर यानी गरीब, गरीब आप एक तरह से एक नाउन हो गया, नाउन हो गया, यानी कि नाउन जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो द नीडी एंड पुअर, इस पूरे को हमने ले लिया, द नीडी एंड पुअर। फिर हम शुड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। शुड का प्रयोग करके बी लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा नियम रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर शुड लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वापिस सुन लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम शुड का प्रयोग करते हैं, फिर हम बी का प्रयोग करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं लिख और देता हूँ आपको। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम शुड लिखते हैं, ठीक है, फिर हम बी लिखते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इस प्रकार से हम वाक्य को बनाते हैं। यहाँ देखिएगा, हेल्प एंड द नीडी एंड शुड बी हेल्प। अगला देखिए, लव द किड्स, तो द किड्स ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हमने शुड लिखा, फिर बी लगाया और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड हो गई। हियर हिम नाउ, तो द शुड लिखा, फिर बी लिखा और फिर हमने क्या कर दिया, देखो ये ही, हिम का क्या हो गया, ही, क्योंकि हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाता है, ही हो जाता है। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप सेंटेंस है ये आपके लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और बहुत ही ईजी है ये, आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मैं आसान रूप में वाक्य बना के लेके आया हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये जहाँ हम कक्षाएं लेते हैं आपके विद्यालय में, वहाँ हम ये नोट्स स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये बोर्ड इम्पोर्टेंट नोट्स है, बोर्ड के अंदर सामान्यतः ऐसे ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये नोट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारा जो अगला टाइप था वो था हमारा इंटेरोगेटिव टाइप। तो इंटेरोगेटिव टाइप के अंदर हम चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। यानी आपको पता है कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, एक होते हैं WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, एक WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। WH वर्ड से क्या मतलब है, WHY, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट, ये सब जो होते हैं ये WH वर्ड होते हैं। उसके अलावा हु और होम भी होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब टाइप की चर्चा आज हम कर लेते हैं और हो सका तो हम WH वर्ड की भी चर्चा कर लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य ध्यान से देखिएगा, ऐसे वाक्य जिनको हेल्पिंग वर्ब से, तो ये मैंने यहाँ पे संरचना लिख दी है कि जब आपको पैटर्न एक्टिव कैसा दिया होता है और उसका हम पैसिव कैसे बना, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पैटर्न में एक्टिव वॉइस में क्या दिया होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है कि नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये संरचना मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ के अंदर भी आपको ये बार बार मिली है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाई लिखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और उचित हेल्पिंग वर्ब। ये वही सामान्य वाक्य जो हम बनाते हैं वैसे ही नियम है। तो सर फिर ये अलग क्यों लिखा, इसमें क्या परिवर्तन है। तो इसमें देखो परिवर्तन क्या है, जहाँ इस संरचना में हेल्पिंग वर्ब लिखी है वहीं हम पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जहाँ इस संरचना में सब्जेक्ट लिखा है वहीं हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जहाँ इस संरचना में मेन वर्ब लिखी है वहीं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है वहीं पे हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं और प्रश्नवाचक की जगह प्रश्नवाचक। यानी कहने का अर्थ मेरा है कि यदि अगर आपके मान लो कि कोई एक संरचना दी हुई है, उसमें उनका स्थान परिवर्तन नहीं करते, उनकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं करते, उनके स्थान में परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं, उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दी है और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उन दोनों में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इसमें परिवर्तन हो सकता है। यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म हो सकती है, यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म होगी। यानी उनके स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जहाँ एक पैसिव एक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वहीं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी नियम वही है, बाकी नियम वही है। पहले वाक्य को देखिएगा, हैव यू डन योर होमवर्क। तो ये देखिए, आपने देखा कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है, ऐसा वाक्य है। तो अब आपको क्या करना है, जिस भी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव ये सब दी हुई होती है, तो आपको पता है उसमें क्या आता है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म